हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा बेंडिंग स्ट्रेस। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा बेंडिंग स्ट्रेस की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हमने बेंडिंग स्ट्रेस के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया, बेंडिंग स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर कोई भी डेटा हमको गिवन है, जैसे बेंडिंग मूवमेंट गिवन है तब कैसे निकालते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है तब कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने बेंडिंग स्ट्रेस की अभी तक हमने देख ली हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन करेंगे अच्छे बेंडिंग स्ट्रेस के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग इस सेशन में नया जुड़े हैं वो एक बार पिछले सेशन को ज़रूर देखें ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस का सारे कंसेप्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार वो लेक्चर ज़रूर देख लें ताकि आपको आज के क्वेश्चन भी इजीली समझ आ जाएं। इतना क्लियर है। और जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भी हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके और आप भी इसी तरह पढ़ाई करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें मैकेनिकल ट्यूटर। सबको मज़ा तो आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। मज़ा आ रहा है कमेंट करके बता दिया करो कि सर बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसे ही चलने दो। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट भी स्टार्ट होने वाला है। बहुत लोगों के कमेंट आने लगे हैं, बहुत लोगों के मैसेज, पर्सनली मैसेज आने लगे हैं व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम पे कि सर नया सब्जेक्ट स्टार्ट करो। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही अब नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। तो टेक्निकल सब्जेक्ट चलेगा कुछ दिन के लिए मैथमेटिक्स को थोड़ा सा विराम देंगे, फिर मैथमेटिक्स पढ़ने लग जाएंगे। बीच बीच में ऐसे ही क्या करना है, पढ़ते रहना है, टेंशन लेनी नहीं किसी को। सारा सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो और साथ ही साथ नोट्स बनाओ। पढ़ते समय साथ ही साथ नोट्स बनाते रहा करो ताकि आपको चीज़ें क्या हों, आसानी से समझ आएँ। ठीक है, तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ बेंडिंग स्ट्रेस के कुछ क्वेश्चंस। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे, कैसे अप्रोच लगाना है। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हमारा पहला अप्रोच क्या होना चाहिए, वो चीज़ों को हम समझेंगे। क्लियर है ना? बेसिक से समझेंगे, सबको समझ आएगा। बशर्ते जिसने पहले लेक्चर देखे हों। जिसने नहीं देखे इस लेक्चर को बंद कर दो, पहले लेक्चर देख लो बेंडिंग स्ट्रेस के, उसके बाद यहाँ क्वेश्चन करके देखना, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये मेरा वादा है। क्लियर है ना? तो हम देखते हैं क्या बेंडिंग स्ट्रेस कि सर बेंडिंग स्ट्रेस हमने पढ़ लिया, बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ लिया। अब मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ और क्वेश्चन हम इस तरह से देखेंगे, बड़ा ही मज़ा आने वाला है आज के सेशन में। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं कि सर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, फॉर अ रेक्टेंगुलर बीम क्रॉस सेक्शन बीम as shown in the figure, नीचे फिगर होगा, टेंशन नहीं लेनी। as shown in the figure, determine the tensile and compressive force developed. Determine the tensile and compressive force developed on the hatched portion of the beam if a sagging bending movement of 20 kilonewton meter is acting on a beam. इधर देखते रहना, is acting on a beam। क्या है पोर्शन, किस तरह का है, इधर देखते रहना है। डायग्राम दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर बीम है तो रेक्टेंगुलर बीम का क्रॉस सेक्शन दिया है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर बीम का क्या क्रॉस सेक्शन है, बहुत अच्छे। यहाँ पे इसका सेंट्रॉइड होगा, ये क्वेश्चन में गिवन है सब कुछ। यहाँ पे इसका सेंट्रॉइड होगा। ठीक है, ये डायमेंशन दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डायमेंशन है वो दे रखी है कुछ 400 mm। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से यहाँ तक की जो डायमेंशन है वो दे रखी है कितनी, 200 mm। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और बोला है कि मैं कुछ हैच पोर्शन बना रहा हूँ, इधर देखते रहना, मज़ा आने वाला है। ये हमारा एक हैच पोर्शन है, इसमें फोर्स पूछा है क्या होगा। पहली चीज़, एक हैच पोर्शन उसने ऐसे बना रखा है, इसमें भी पूछा है कि इसमें भी बता दो फोर्स क्या होगा।
और उसने दोनों फोर्स पूछे हैं, क्या क्या फोर्स है ये क्वेश्चन में गिवन है। हैच पोर्शन मैंने अलग से बना दिया। क्वेश्चन में ये हैच पोर्शन दे रखा है और ये हैच पोर्शन दे रखा है। इन दोनों हैच पोर्शन में फोर्सेज पूछे। सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि टेंसाइल कहाँ आएगा और कंप्रेशन कहाँ आएगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स पूछे जो डेवलप हो रहे होंगे किसकी वजह से, बेंडिंग मूवमेंट की वजह से। बेंडिंग मूवमेंट अगर लग रहा है तो इनमें कुछ ना कुछ फोर्स क्या हो रहा होगा, डेवलप हो रहा होगा। वही फोर्स की वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, इसने बोला है सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट, और सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट पॉजिटिव होता है, सब जानते हैं, पहले ही हमने डिस्कस कर रखा है। जिसने नहीं की है क्लास, मैं उससे फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सैगिंग एंड हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट की क्लासेस का लेक्चर जो है देख लें, ताकि आपको चीज़ें समझ आए। ठीक है, सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट हम बोलते थे कि सर कि कंप्लीट बेंडिंग मूवमेंट, प्योर बेंडिंग मूवमेंट किसी भी बीम पे लग रहा हो जिसका अपर फाइबर जो है, टॉप फाइबर जिसे बोलते हैं, वो कंप्रेशन में आ रहा होगा, बॉटम फाइबर क्या होगा, एलोंगेट हो रहा होगा। इसका मतलब अगर ये सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट लगा रहा है तो इस बीम पे कुछ इस तरह से बेंडिंग मूवमेंट लग रहा होगा। बहुत सही, ठीक है। और ये वैल्यू दे रखी है कितनी, 20 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये जो टॉप फाइबर है, ये ऊपर वाला दिखाई दे रहा है सबको, क्या है, टॉप फाइबर। और ये कौन सा फाइबर है, बॉटम फाइबर। ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अब क्वेश्चन तो खत्म हो गया, अब हमको कंसेप्ट समझने हैं। ये टॉप फाइबर है, ये हमारा क्या है, बॉटम फाइबर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इधर से भी मूवमेंट लग रहा होगा तो ये वाला कंप्रेस हो रहा होगा, इसमें जो फोर्स आ रहा होगा कंप्रेशन फोर्स आ रहा होगा, इसमें जो फोर्स आ रहा होगा नीचे फाइबर्स में, इनमें टेंसाइल फोर्स आ रहा होगा, और यहाँ पे न्यूट्रल होगा, जिसे न्यूट्रल एक्सिस या फिर न्यूट्रल फाइबर भी बोल देते हैं। ये जो एक्सिस होगी हमारी क्या होगी, न्यूट्रल एक्सिस। इतना क्लियर सबको, बिल्कुल क्लियर। अब ये क्वेश्चन का पार्ट था, ये न्यूट्रल एक्सिस, टॉप फाइबर, बॉटम फाइबर तो हमें पता करने हैं। क्वेश्चन का पार्ट हमने इतना दे रखा है 20 किलोमीटर, ये वाली डायमेंशन दे रखी है। उसने यहाँ पे फोर्स पूछा है इस हैच पोर्शन में, इस हैच पोर्शन में फोर्स पूछा है एक तो, और एक इस हैच पोर्शन में फोर्स पूछा है। एक चीज तो क्लियर हो गई, ये सैगिंग है तो यहाँ पे कंप्रेशन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, टेंशन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब मैं सॉल्यूशन करूंगा 1 बाय 1, इधर देखते रहना। अब हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया। यही क्वेश्चन है, एग्जैक्ट क्वेश्चन। बाकी इसको मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लैंग्वेज की फॉर्म में, बस हमको ये वाला पता होना चाहिए फॉर्मेट। अब मैं इसको मिटाऊंगा और यहाँ से क्वेश्चन को करूँगा। आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ से मैं बोलता रहूँगा, आप लोग अपने क्वेश्चन में देख सकते हैं। क्लियर है ना। अब मैं इसको लैंग्वेज को मिटा रहा हूँ ताकि सॉल्यूशन हम आसानी से कर सकें। उसके बाद मैं ये डायग्राम बनाऊँगा और फिर हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, और डायग्राम की फॉर्म में ही क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इधर देखते रहो, ठीक है। अभी वो हैच पोर्शन की डायमेंशन भी दे देंगे, कोई बात नहीं है। कि क्वेश्चन ये था हमारा कि सर ये रेक्टेंगुलर बीम थी, अब समझ लो अच्छे से, यह क्या थी, रेक्टेंगुलर बीम। इसकी डायमेंशन दे रखी थी 200 mm, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहाँ इसकी जो डेप्थ दे रखी थी, विड्थ 200 mm, डेप्थ कितनी थी, 400 mm। इतना क्लियर है सबको, ये क्वेश्चन में गिवन था सब कुछ। और यहाँ पे एक बेंडिंग मूवमेंट लगा हुआ था m, और जिसकी वैल्यू दे रखी थी 20 किलो न्यूटन मीटर। बहुत शानदार। और यहाँ पे जो सेंटर्ड होगा, यहाँ से जो एक्सिस पास हो रही होगी वो हम जानते हैं क्या होती है, न्यूट्रल एक्सिस होती है। बहुत अच्छे। और जो हैच पोर्शन दिया था वो हैच पोर्शन भी ले लेते हैं कि ये जो हैच पोर्शन था इसकी डायमेंशन भी कुछ दी होगी, अगर ये हैच पोर्शन है तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा। और ये यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, हैच पोर्शन। ये क्वेश्चन था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। इसमें हमें फोर्स निकालने हैं, इस हैच पोर्शन में फोर्स निकालना है, इसमें भी फोर्स निकालना है। ऊपर वाले में कंप्रेशन आएगा, नीचे वाले में टेंशन आएगा, ये सब जानते हैं। इधर देख लो कि मैं सर मान लेता हूँ यहाँ पे कोई फोर्स आ रहा है, कोई भी फोर्स, मैं इससे इंडिकेट कर रहा हूँ, इसको मैंने F1 नाम दे दिया, फोर्स आ रहा होगा F1। यहाँ पे कोई फोर्स आ रहा होगा, ठीक है, तो इसको हमने ऐसे नाम दे दिया, इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं F2। कोई फोर्स आ रहा होगा क्या, F2। क्या इतना क्लियर है। मैं इंडिकेट कर रहा हूँ जो F1 है, जो हमने इस तरह से इंडिकेट किया है, ये क्या F1। इस वाले फाइबर में कौन सा फोर्स डेवलप होगा, सब जानते हैं, कंप्रेशन, ठीक है। ये डायमेंशन क्वेश्चन में दी होगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये डायमेंशन दे रखी है, मान लो 40 mm, ठीक है। ये 40 mm है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रिमेनिंग कितनी हो जाएगी, इसका हाफ करेंगे तो अभी निकाल लेंगे। ये 40 mm दे रखा है, बाकी कुछ नहीं है, इतना क्लियर सबको। तो ये F1 मैंने माना, ये जो फोर्स है ये कौन सा फोर्स है, कंप्रेशन है। तो मैं तुरंत बोल दूंगा F1 जो आ रहा है, कंप्रेसिव force developed on the hatched portion 1।
इसको मैं 1 मान लेता हूँ, हैच पोर्शन ये कौन सा है 1 है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो हैच पोर्शन है इसे क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, बहुत बढ़िया। कंप्रेसिव होगा क्योंकि ये कंप्रेशन में आ रहा है ऊपर वाला फाइबर। यहाँ पे टेंसाइल आएगा, इसमें जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा टेंसाइल आएगा, जिसको हमने इससे इंडिकेट किया है स्टार से कुछ। तो हम मैं बोल सकता हूँ F2। F2 क्या है टेंसाइल फोर्स डेवलप्ड, टेंसाइल फोर्स डेवलप्ड ऑन द हैच्ड पोर्शन 2, हैच्ड पोर्शन 2। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर हो गया। इधर देखते रहो। अब मैं डायमेंशन देखूंगा, ये 40 mm है, ये 400 तो 200 हो गया, हाफ ऑफ करेंगे तो ये क्या हो गया 200 mm हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ से क्या ले लेंगे ये 200 mm, बहुत बढ़िया, ठीक है। और अगर ये 200 में से 40 घटाऊंगा तो कितना बचा 160 mm बचा, सब जानते हैं, अंदाज़ा बता देगा। ठीक, ये डायमेंशन हमको पता चल गई, ये डायमेंशन दे रखी थी 40 mm और ये हमको पता चल गई, कोई दिक्कत नहीं। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। अब उसके बाद मैं पता करना चाहता हूं सर इस वाले हैच पोर्शन में कितना फोर्स F1 डेवलप हुआ और इस हैच पोर्शन में F2 कितना डेवलप हुआ, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे फोर्स निकालें कैसे, सबसे पहला क्वेश्चन मार्क तो ये आ गया सर ये फोर्स निकलेगा कैसे, प्रॉब्लम आ गई। खाली बेंडिंग मूवमेंट दे रखा है, इसकी डायमेंशन दे रखी है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं ईच एंड एवरी फाइबर पे स्ट्रेस निकालना चाहता हूँ, निकालना जानता हूँ स्ट्रेस, और वो स्ट्रेस क्या होगी बेंडिंग स्ट्रेस होगी, क्योंकि बेंडिंग मूवमेंट लगा हुआ है, बहुत बढ़िया। और हर फाइबर पे बेंडिंग स्ट्रेस अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमको क्या पता होना चाहिए कि बेंडिंग स्ट्रेस का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, बेंडिंग मूवमेंट बता दो, हर जगह सेम लगा हुआ है, सेकंड बेंडिंग मूवमेंट है, इनटू वाई किसी भी फाइबर पे निकालना तो न्यूट्रल फाइबर से उस न्यूट्रल फाइबर से या फिर न्यूट्रल एक्सिस से उस फाइबर की डिस्टेंस क्या है वो बता दो, डिवाइडेड बाई INA, यही पढ़ा था हमने। तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि बेंडिंग स्ट्रेस का जो कंसेप्ट होता है, बेंडिंग स्ट्रेस, इधर देखते रहना, बेंडिंग स्ट्रेस एट एनी फाइबर मुझे कैलकुलेट करनी हो, एट एनी फाइबर तो क्या होती है, इधर देखते रहना। क्या मैं लिख दूं सिग्मा बी किसी भी फाइबर पे क्या होता है, बेंडिंग मूवमेंट बता दो, वाई बता दो, डिवाइडेड बाई INA। और ये लास्ट लेक्चर में हमने खूब जम के डिस्कस किया है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल ठीक है सर। ये वाई तो अंदाज जानता है कि सर न्यूट्रल एक्सिस से उस फाइबर की डिस्टेंस बताओ, बहुत बढ़िया। अगर मैं इस फाइबर पे निकालना चाहता हूँ, देखो ये नीला सा फाइबर दिखाई दे रहा है, इस फाइबर पे डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से 160 mm है। अगर मैं टॉप फाइबर पे निकालना चाहता हूँ तो 200 mm है, बॉटम पे निकालना चाहता हूँ 200 mm पे। इसका मतलब एक चीज़ क्लियर हो गई कि मैक्सिमम वैल्यू बेंडिंग स्ट्रेस की निकालना चाहता हूँ तो वाई मैक्स भी पता होना चाहिए, बहुत अच्छे, क्योंकि M और INA तो क्या है कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये प्रिज्मेटिक बीम है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की, और मूवमेंट भी क्या है हर जगह कांस्टेंट है। और M और INA अगर कांस्टेंट है तो Y की जहां मैक्सिमम वैल्यू होगी वहीं पे बेंडिंग स्ट्रेस भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मजा आ रहा है, बहुत अच्छे। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई सर, टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर पे बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या होने वाली है, मैक्सिमम होने वाली है, इतना किसी को कोई दोहराए नहीं है, ठीक है। तो मैं मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकाल सकता हूं एट टॉप एंड बॉटम फाइबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो होगी वो कहाँ होगी, इधर देखते रहना, वो क्या होगी सर सिग्मा बी मैक्सिमम, वो क्या होगा कि सर M/ZNA बता दो, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं INA/Y मैक्स क्या होता है M/ZNA, यही होती है सिग्मा बी मैक्स। और ये कहाँ होगी सिग्मा बी टॉप पे निकाल लो, चाहे किस पे निकाल लो, बॉटम पे निकाल लो, दोनों पे होगी, बहुत बढ़िया, क्योंकि दोनों क्या है न्यूट्रल एक्सिस से दोनों की डिस्टेंस बराबर है और ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, बहुत अच्छे। मैं यहाँ से निकालूंगा सिग्मा बी मैक्सिमम की वैल्यू, कैलकुलेशन करते रहना फास्ट, कैलकुलेटर भी नहीं है हमारे पास, तो देखते हैं कैलकुलेशन करते रहेंगे। M की वैल्यू बेंडिंग मूवमेंट सर 20 किलो न्यूटन मीटर दे रखा है, इसको न्यूटन और MM में चेंज करेंगे, डायमेंशन हमारी MM में चल रही है न्यूटन में, तो ये आ जाएगा 20 × 10⁻⁶, न्यूटन MM में कर देंगे तो 1 किलो न्यूटन में 10⁻3, मीटर में 10⁻3 mm, ठीक है। डिवाइड बाई ZNA क्या होता है 1/6, B विड्थ कितनी है 200 इंटू डेप्थ का स्क्वायर 400 का स्क्वायर, वाह क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखते रहे ना, क्या कुछ काट दें, कुछ चीर दें, क्या चीरेंगे अभी, यहाँ से कैलकुलेशन कर लो आसान, 6 को ऊपर ले 6 × 20 × 10⁻6 और डिवाइडेड बाई क्या कर दूँ मैं 200 × 400 × 400। कैलकुलेटर नहीं है तो इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे, देखो 2 तो 4 तो 6 जीरो से ये तबाह हो गया, वाह मजा आ गया, क्या इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया। ऊपर कितना बच रहा है 120, बहुत अच्छे। नीचे कितना बच रहा है 32, यही बच रहा है, यही बच रहा है, एक बार देख लो
ऊपर कितना बच रहा है 120, नीचे कितना बच रहा है 32। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे कितना आ रहा है 60 डिवाइड बाई 16, और हम कर सकते हैं 30 डिवाइड बाई 8। पॉइंट में आ रही है वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में आ रही है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डायमेंशन फिर उस तरह ले लो, पॉइंट में ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायमेंशन उस तरह भी ले सकते हैं पॉइंट में ना आए, बट अगर पॉइंट में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं। इतना क्लियर सबको? ये आ गई हमारी 30/8, और ये आ गई कितनी 15/4 भी लिख सकते हैं हम इसको, 15/4 भी लिख सकते हैं, और ये मेगा पास्कल में आएगी न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। इधर देखते रहना कि सर 15/4 मेगा पास्कल हमारी क्या आ गई, ये बेंडिंग स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। बहुत अच्छी, ठीक है। अब मुझको चाहिए सर, मैं इस फाइबर पे वैल्यू निकालना चाहता हूँ, इस फाइबर पे वैल्यू निकालना चाहता हूँ, क्या आएगी? क्या मैं ये जो फाइबर दिखाई दे रहा है, ये इसकी डिस्टेंस क्या है 160 mm है। बिल्कुल ठीक है, इधर देखते रहना, बहुत शानदार कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये वाले फाइबर पे निकालना चाहता हूँ एट वाई इक्वल टू कितना 160 mm। जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा सिग्मा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वाई होता है, और सिग्मा बी टॉप पे हमें पता चल गया है, तो मैं सिग्मा बी डिवाइडेड बाई सिग्मा बी टॉप करूंगा, तो ये वाई की वैल्यू 160 mm है और टॉप की वैल्यू क्या है 200 mm। इतना क्लियर सबको? और यहाँ से सिग्मा बी एट वाई इक्वल टू इस पे आ जाएगा हमारे पास, इधर देखते रहना। तो सिग्मा बी एट वाई इक्वल टू कितने पे 160 mm पे निकाल रहा हूँ, तो वो क्या होगा 160 डिवाइड बाई 200 इंटू टॉप की वैल्यू क्या है, यही वैल्यू है 50 डिवाइड बाई 4। इससे चीर दो 40 बार, और कुछ चीर दो, इससे चीर दो 4 से चीर दो 5 बार, और 5 से चीर दो कितने बार 3 बार। 3 मेगा पास्कल आ गई। सिग्मा बी एट वाई इक्वल टू 160 mm जो हमने निकाला वो कितना आ गया 3 मेगा पास्कल आ गया। इतना क्लियर है। और ये नीचे वाला मैक्सिमम 3 से ज़्यादा होगा, देखो 3 पॉइंट समथिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिग्मा बी टॉप बोल दो चाहे बॉटम बोल दो, यही वैल्यू क्या है सिग्मा बी मैक्स के बराबर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। क्या इतना क्लियर है? हमको एक चीज़ क्लियर हो गई कि यहाँ सिग्मा बी टॉप पे वैल्यू क्या आ रही है 15/4 आ रही है, और सिग्मा बी एट वाई इक्वल टू 160 मेगा पास्कल पे कितनी वैल्यू आ रही है 3 मेगा पास्कल आ रही है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब इधर देखते रहना। अब मुझको चाहिए सर इस पर फोर्स निकालो। अब फोर्स कैसे निकालें, हमारा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा सर। ये बेंडिंग स्ट्रेस आपने निकाल दी, फोर्स कैसे निकालें? क्या इतना क्लियर है? अब मैं ये बेंडिंग स्ट्रेस की जो वैल्यू हमने निकाली है उनको यहाँ पे नोट डाउन कर लूँ? कर लो सर। सिग्मा बी मैक्सिमम की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहता हूँ टॉप और मैक्सिमम कितना आ रहा है, ये आ रहा है 15/4 मेगा पास्कल। क्लियर है? और मैं लिख सकता हूँ सिग्मा बी की इस फाइबर पे वैल्यू क्या होगी y इक्वल टू 160 mm पे कितनी आ रही है 3 मेगा पास्कल आ रही है। इतना हमने निकाल लिया है। अब इस सबको मैं मिटाऊंगा। क्लियर है ना? इतना हमने निकाल लिया है, इस सबको मिटा रहे हैं और निकालेंगे हम फोर्स कैसे निकालते हैं। तो फोर्स निकालने के 2 तरीके होंगे यहाँ पे कि अगर फाइबर की विड्थ अगर कांस्टेंट है तब तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं शॉर्टकट तरीके से, और फाइबर की अगर विड्थ वेरी कर रही है तब हम कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट करके निकालेंगे। इधर देखना कैसे। हमने अभी देखा कि अगर मैं बेंडिंग स्ट्रेस निकालना चाहता हूँ, बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली अगर मैं बात करूँ स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बता दो। और फोर्स क्या होगा, जो अंदर फोर्स होगा इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स। लो मैं बोल सकता हूँ इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया, कितने एरिया में वो फोर्स लग रहा है, यही होता है। बहुत बढ़िया। अगर इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डेवलप, अगर मैं इस हैच पोर्शन की बात करता हूँ, इधर देखते रहना, हैच पोर्शन 1 की बात कर रहे हैं, हैच्ड पोर्शन 1। बहुत बढ़िया। इसका मतलब यहाँ पे जो बेंडिंग स्ट्रेस होगी, अब इस एरिया में तो बेंडिंग स्ट्रेस 2 फाइबर में दिखाई दे रही है क्या, इस फाइबर में और इस फाइबर में। इसका मतलब ये हुआ बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू हर फाइबर के साथ चेंज हो रही है, और जहाँ पे भी वेरिएबल पैरामीटर आता है वहाँ हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। इधर देखना सिग्मा बी मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे जो फोर्स होगा इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स, टोटल हमने क्या माना है F1 मान लिया है। बहुत बढ़िया। और एरिया ऑफ हैच पोर्शन अगर मैं A1 लिखता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना क्लियर। अगर मैं F1 निकालना चाहता हूँ, F1 क्या होगा सर, सिग्मा बी इंटू A1 होगा। लेकिन सिग्मा बी अगर ये कांस्टेंट होता पूरे हैच पोर्शन में तब तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इस फाइबर में अलग सिग्मा बी आ रहा है, इस फाइबर में अलग आ रहा है, जैसा कि हमने निकाल चुके हैं। क्लियर है ना? अब मैं क्या करूँगा, अब मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता। डायरेक्टली कर सकते थे अगर पूरे में बेंडिंग स्ट्रेस सेम होती,
हर फाइबर में अलग अलग बेंडिंग स्ट्रेस है, इसका मतलब फाइबर के साथ साथ बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब मैं कोई एक एलिमेंट लूंगा और उस एलिमेंट का निकालूंगा, उसे इंटीग्रेट कर दूंगा। कैसे, इधर देखते रहना कि अब मैं क्या करूंगा कि न्यूट्रल एक्सिस हमारी है, न्यूट्रल एक्सिस हमको निकालना है किसमें, इस फाइबर में, इसमें ही तो निकालना है, इसमें हमको फोर्स निकालना है। बहुत बढ़िया, इस हैच पोर्शन में फोर्स निकालना है, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ तो पता है और यहाँ पे पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट हर जगह वैल्यू चेंज भी तो हो रही है, तो मैं यहाँ से वाई डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ, यहाँ से वाई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं न्यूट्रल एक्सिस से। बहुत बढ़िया। अब मैं इसमें पूरे में निकालना चाहता हूँ, तो मैं बीच में कहीं ना कहीं एक स्ट्रिप लूँगा। लो, बीच में क्या ले रहा हूँ, स्ट्रिप ले रहा हूँ। ये स्ट्रिप दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे गया, नीला सा स्ट्रिप दिखाई दे रहा होगा सबको। और इस स्ट्रिप का मैं एरिया अगर लिखना चाहता हूं तो इसकी कुछ विड्थ होगी, विड्थ ऑफ स्ट्रिप, और इसको मैंने डी वाई मान लिया। क्या है इसकी, डी वाई, ठीक है। और इसकी डिस्टेंस क्या होगी, न्यूट्रल फाइबर से इस हैच पोर्शन की हमारी वाई डिस्टेंस, हैच पोर्शन की नहीं, स्ट्रिप की। क्या इतना क्लियर है? तो मैं लिख सकता हूं कि अगर मैं इस स्ट्रिप में फोर्स निकालूं तो स्ट्रिप में फोर्स कंसीडरिंग स्ट्रिप कंसीडरिंग स्ट्रिप ऑफ थिकनेस क्या, डी वाई फ्रॉम वाई डिस्टेंस, फ्रॉम डी वाई एट वाई डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। कहाँ से, न्यूट्रल एक्सिस से। क्या इतना क्लियर है? बहुत क्लियर है। इधर देखना, तो इस पे जो फोर्स आएगा स्ट्रिप पे वो क्या होगा, डी एफ के बराबर होगा। बहुत बढ़िया। और ये वाला वन एरिया लिया है तो हम डी एफ वन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इक्वल टू सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस अगर मैं निकालता हूं तो क्या होती है, एम बता दो इंटू वाई बता दो अपॉन क्या बता दो, आई एन ए बता दो। यही होती है ना बेंडिंग स्ट्रेस, क्योंकि हर फाइबर पे बेंडिंग स्ट्रेस अलग आ रही है, तो हम पूरा फाइबर वाला लिख लेंगे फॉर्मूला। उसके बाद एरिया क्या होगा, डी ए होगा, और डी ए किसका, ये स्ट्रिप का है। बहुत बढ़िया। और यहाँ से हम इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, इस वाले फाइबर से लेके टॉप फाइबर तक इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको टोटल फोर्स आ जाएगा कितना हुआ। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इधर देखना, इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है और कुछ भी नहीं है, इधर समझते रहो चीज़ों को। कि अब मैं क्या करना चाहता हूँ, एरिया डी ए स्ट्रिप लिखना चाहता हूँ। लो, डी ए स्ट्रिप का लिखना है तो क्या होगा सर, डी ए स्ट्रिप क्या होता है, विड्थ बता दो स्ट्रिप की। बहुत बढ़िया। इनटू क्या बता दो सर, डी वाई बता दो इसकी जो थिकनेस है। देखो डी वाई, और ये कुछ रही हुई विड्थ ऑफ स्ट्रिप, यहाँ पे हम लिख सकते हैं विड्थ ऑफ स्ट्रिप, जो किसके बराबर है, विड्थ के ही बराबर है। ये चेंज ही नहीं हो रही, कहीं पे भी चेंज नहीं हो रही, बट इस वाले एरिया में तो चेंज होगी ना। देखो इस वाले एरिया में तो हर जगह विड्थ चेंज हो रही है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक क्या हो रही है, विड्थ चेंज हो रही है। तो यहाँ पे हम विड्थ को भी क्या कर देंगे, वेरी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखते रहो सर, मैंने जैसे डी ए स्ट्रिप निकाला, डी ए स्ट्रिप क्या आ रहा है, विड्थ ऑफ स्ट्रिप इंटू डी वाई। यहाँ पे मैं वैल्यू रखूंगा तो मैं डी एफ निकाल दूंगा। डी एफ इक्वल टू क्या होगा, एम इंटू वाई अपॉन आई एन ए। बहुत बढ़िया। और स्ट्रिप का एरिया क्या चल रहा है, ये चल रहा है बी ऑफ स्ट्रिप, विड्थ ऑफ स्ट्रिप इंटू डी वाई। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन अगर मैं कर रहा हूँ डी एफ वन का, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, ये वाई डिस्टेंस देखो, क्या यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे क्या, जिसकी वैल्यू क्या है 160 mm से लेकर 200 mm तक है। देखो है कि नहीं, क्योंकि ये एरिया की बात कर रहे हैं तो ये एरिया की यहाँ पे डिस्टेंस क्या है 160 और यहाँ पे क्या है 200 mm। तो यहाँ से हम लिख देंगे 160 mm से लेके 200 mm तक हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया y के रेस्पेक्ट में और डी वाई। क्लियर है ना? तो मैं यहाँ से बोल दूंगा जो F1 आएगा वो क्या आएगा, m बता दो, विड्थ ऑफ स्ट्रिप बता दो जो b के बराबर है, और डिवाइड बाई आई एन ए चलेगा, और y का इंटीग्रेशन dy के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, y² अपॉन 2, और लिमिट लगा देंगे 160 से लेके 200 तक। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। इधर देखते रहना। और जैसे ही मैंने ये किया तो क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो कैलकुलेशन करनी है अब। तो F1 इक्वल टू बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू क्या है, बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू दे रखी है 20 इंटू 10⁻⁶। बहुत अच्छे। विड्थ की वैल्यू क्या है, ये दे रखी है 200 mm, यहाँ से लो 200, और डिवाइडेड बाई आई एन ए 1/12 बी डी क्यू। बी कितना है 200, डेप्थ कितना है 400 का क्यूब, ये चल रहा है। मल्टीप्लाई में यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो ये 2 डिवाइड में चल रही है, और 200 का स्क्वायर माइनस के 160 का स्क्वायर। F1 इक्वल टू हमारा कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, F1 इक्वल टू आएगा 27,000 न्यूटन।
अगर मैं किलो न्यूटन में लिखना चाहता हूँ F1 इक्वल टू आ जाएगा 27 किलो न्यूटन। बहुत बढ़िया। इधर देखना कि सर अगर मैं इस वाले हैच पोर्शन में मैं निकालना चाहता था, फोर्स निकालना चाहता था, ये फोर्स कौन सा है? कंप्रेशन है। क्यों? क्योंकि ये सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट है, अपर फाइबर को या टॉप फाइबर को कंप्रेस कर रहा होगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई वो आ गई कंप्रेसिव फोर्स की आ गई, और इतना फोर्स रहा होगा इस वाले हैच पोर्शन में जो रजिस्ट कर रहा होगा इतने वैल्यू को। क्या इतना क्लियर है? तो ये कितना आ गया हमारा? F1 की वैल्यू आ गई कंप्रेसिव। इतना क्लियर है सबको? ठीक है। इसको मैं दूसरे तरीके से कैसे कर सकता हूँ? डायरेक्ट इंटीग्रेट करने की जरूरत ना पड़े। ये तो फर्स्ट मेथड था। कौन सा मेथड था? फर्स्ट मेथड। इस तरह से करना है, इंटीग्रेट करके। फर्स्ट मेथड की बात कर रहे हैं। इसका एक और मेथड है, वो क्या है वो देखते हैं। इधर देखना, इसको मिटा दूं क्या? बिल्कुल मिटा दें। कि सर ये जो वैल्यू हमारी आई थी, सब जानते हैं सिग्मा बी टॉप की, इसको अगर कैलकुलेट भी करोगे कितनी आ रही है? 15/4 कितना होता है? 4 × 12, 3.75 समथिंग होगा मेगा पास्कल। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना? कि सिग्मा मैक्सिमम मीन्स टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर पे जो बेंडिंग स्ट्रेस था वो तो था 3.75, और 160 mm पे जो स्ट्रेस है हमारा 3 मेगा पास्कल निकल के आया है। मैं इसको डायरेक्टली क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, सही होगा या गलत होगा। कैसे? इधर देखना, इसको मिटा रहा हूँ, इसको भी मिटा दूँ। ये फर्स्ट मेथड हमारा ये था। वैल्यू आ गई हमारी F1 की कितनी? 27 किलो न्यूटन। अभी चेक कर लेते हैं एक बार कैसे आई इधर, कि सेकंड मेथड क्या बोलता है। और सेकंड मेथड कब लगाना है? जब हमारी विड्थ जो स्ट्रिप की कांस्टेंट हो थ्रू आउट द हैश्ड पोर्शन। इधर देखना कि सेकंड मेथड की बात करूंगा मैं। सेकंड मेथड ये कब लगेगा? व्हेन विड्थ ऑफ हैश्ड पोर्शन, विड्थ ऑफ हैश्ड एरिया बोल दो, इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ रेक्टेंगुलर है, इसकी विड्थ यहाँ पे और यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, मींस हैश्ड एरिया की विड्थ यहाँ पे कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट मेथड नहीं लग सकता, क्योंकि विड्थ क्या हो रही है? वेरी कर रही है, 0 से स्टार्ट होकर 200 mm तक जा रही है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लगा देंगे। क्या लगाएंगे कि हम जानते हैं कि जो बेंडिंग स्ट्रेस की एवरेज वैल्यू निकाल लो इस एरिया में, क्या है? इक्वल टू इस एरिया का फोर्स F1 डिवाइड बाई एरिया ऑफ हैश्ड पोर्शन। A1 लिख दूं मैं, हैश पोर्शन का एरिया A1, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? यहां से F1 अगर मैं निकालना चाहता हूं तो क्या होगा? सिग्मा बी एवरेज बता दो। एवरेज कैसे पता करेंगे? कि इस फाइबर पे स्ट्रेस पता है, इस पे पता है, इन दोनों का एवरेज निकाल लो। बिल्कुल निकाल लेंगे। इनटू क्या कर दो? एरिया कर दो इसी हैश पोर्शन का, तो हमारे पास फोर्स आ जाएगा, सेम आएगा जो इतना आ रहा है। देख लेते हैं एक बार। सिग्मा बी एवरेज मैं निकालना चाहता हूं, क्या कोई मुझे बताएगा? इस वाले फाइबर पे जो 160 mm डिस्टेंस पे, इस पे जो स्ट्रेस आ रही थी वो 3 मेगा पास्कल थी। बिल्कुल ठीक है। इस पे जो आ रही कितनी आ रही? प्लस 3.75 आ रही थी। ठीक है, टॉप फाइबर पे बात कर रहे हैं। और डिवाइड बाई एवरेज निकालेंगे 2 कर दो, इनटू एरिया क्या है इसका? सर 40 × 200 mm, 40 × 200। और इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से सेम वैल्यू आ जाएगी। F1 इक्वल टू, चेक कर लेना क्रॉस चेक, 27 किलो न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? आएगी तो 27,000 न्यूटन में, लेकिन मैंने डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया किलो न्यूटन। मीन्स कहने का, अगर रेक्टेंगुलर पोर्शन का अगर पूछता है, यहाँ से समझना चीज़ों को, अगर रेक्टेंगुलर पोर्शन का पूछता है कि फोर्स बताओ इस रेक्टेंगुलर हैश्ड एरिया में, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि जो एरिया की 2 स्ट्रिप बन रही होंगी, दोनों स्ट्रिप पे बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करो, उनकी एवरेज वैल्यू निकालो, मल्टीप्लाई बाई एरिया कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा। उस हैच पोर्शन में क्या फोर्स होगा, और हम नेचर चेक कर लेंगे कि बेंडिंग मूवमेंट कैसा लगा हुआ है। अगर यही हॉगिंग होता तो नीचे आ रहा होता, ये वाला टेंसाइल में आता, ये कंप्रेशन में आता, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाता? टेंसाइल हो जाता। क्लियर है ना सबको? तो हमारा एक फोर्स निकल के आ गया, F1 की वैल्यू निकल के आ गई क्या? 27 किलो न्यूटन। इधर देख लेना, मैं लिख लेता हूं इसको, जो वैल्यू निकल के आई है F1 की, कितनी आई है? 27 किलो न्यूटन। क्योंकि मैं इससे कंक्लूजन निकालूंगा जो बहुत ही शानदार कंक्लूजन है। क्या इतना क्लियर है? अब इसको मिटा दूं? बिल्कुल मिटा दो सर। जो वैल्यू निकल के आई है वो हमने यहाँ पे लिख ली है। अब मैं इसके कंक्लूजन निकालूंगा। पहले कब? जब सर F2 भी तो बता दो, ये दूसरा जो हैश्ड एरिया है इस पर बता दो फोर्स क्या होगा। लो, अब मैं हैश्ड एरिया 2 की बात करूंगा, और यहाँ पे तो इंटीग्रेट करके ही होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ सेकंड ऑप्शन काम नहीं कर सकता। क्यों? इसकी विड्थ देखो, यहाँ से 0 है, और यहाँ से विड्थ देखो बढ़ती जा रही है स्ट्रिप की। अगर मैं कहीं पे भी स्ट्रिप मानता हूँ तो उस स्ट्रिप की क्या पहले विड्थ निकालेंगे, क्योंकि ये विड्थ वेरी कर रही है 0 से लेके पूरी टोटल 200 mm तक जा रहा है। ये हैश्ड एरिया एक ट्रायंगुलर दिखाई दे रहा है। क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी? हैश्ड एरिया 2 की। इसमें जो फोर्स निकालेंगे वो F2 भी तो पूछ रहा है। बिल्कुल ठीक है, मैंने ले लिया हैश्ड एरिया 2,
और यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, F2 आएगा। बहुत बढ़िया, कौन सा फोर्स आएगा, F2। और जो हम सब जानते हैं क्या है, टेंसाइल नेचर का होगा, जो क्या है, टेंसाइल होगा। बहुत बढ़िया, इसको हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, कुछ भी नहीं करना, न्यूट्रल एक्सिस है हमारी, ये सबको दिखाई दे रही है, ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस। बहुत बढ़िया, शानदार कंसेप्ट। और यहाँ से इस हैच एरिया को मैं क्या करूँगा, ड्रॉ कर लूँगा, लो कर लो ड्रॉ। और ड्रॉ किया तो कुछ इस तरह का बात कर रहे हैं, यही है ना कुछ हैच एरिया। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं फोर्स निकालना चाहता हूँ, एक स्ट्रिप कंसीडर कर लूँ, लो कर लूँ। ये हमने स्ट्रिप कंसीडर कर ली, जिसकी थिकनेस क्या है, ये थिकनेस हमने बता दी, डी बाई थिकनेस है। बहुत अच्छी, कहाँ से, वाई डिस्टेंस, न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे हमने एक स्ट्रिप कंसीडर किया, ठीक है। इसकी तो हमें पता है विड्थ क्या है, 200 mm है, अंदाज़ा बता देगा, नीचे दिखाई दे रही है सबको, ठीक है। और यहाँ से लेके ये तो वाई है, तो मुझे पहले तो ये विड्थ ऑफ स्ट्रिप पता करना है, तभी हम निकाल पाएंगे। विड्थ ऑफ स्ट्रिप पता करूँ, तो मैं विड्थ ऑफ स्ट्रिप पता करने के लिए क्या मैं ट्रायंगल की बात करता हूँ, इसे O मान लूँ, इसे A मान लूँ, इसे B मान लूँ, इसे C मान लूँ, इसे D मान लूँ। इन सिमिलर ट्रायंगल क्या, ट्रायंगल OCD एंड ट्रायंगल OAB, क्या मैं लिख सकता हूँ कि इसका हाइट डिवाइड बाई स्ट्रिप, विड्थ ऑफ स्ट्रिप इक्वल टू ये टोटल हाइट, अंदाज़ा बता देगा टोटल हाइट कितनी है, देखो 200 है, साफ दिख रही है, यहाँ से देखो 200 mm है ना, ये 200 mm, ठीक है, ये 200 और डिवाइड बाई इसकी विड्थ यहाँ पे भी क्या है 200। बहुत बढ़िया, और यहाँ से इसे चीर देंगे तो यहाँ से मुझे तुरंत पता चल गया विड्थ ऑफ स्ट्रिप जो आ रही है वो किसके बराबर आ रही है, वाई के बराबर आ रही है। बहुत ही अच्छे, क्या इतना क्लियर है, वाई के बराबर आ गई। विड्थ ऑफ स्ट्रिप क्या है, जितनी डिस्टेंस हमने मानी है उसी के बराबर है। अब मैं निकालूंगा फोर्स, तो इसमें फोर्स निकालना चाहता हूँ स्ट्रिप में फोर्स, तो मैं DF2 की बात करूंगा, क्योंकि 2 की बात चल रही है। मैं बात करूंगा DF2। DF2 क्या होगा कि बेंडिंग स्ट्रेस बता दो, इस पूरे H पोर्शन में वेरी कर रहा होगा, और इनटू क्या बता दो, DA बता दो, इस स्ट्रिप का एरिया बता दो। बहुत बढ़िया, हम बेंडिंग स्ट्रेस लिखना जानते हैं, M इंटू वाई अपॉन क्या होता है, INA होता है। बहुत बढ़िया, और DA की वैल्यू क्या होगी, विड्थ ऑफ स्ट्रिप इंटू dy होती है, नहीं होती, देखो एरिया अगर मुझे पता करना है ये विड्थ और इंटू dy। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब मैं DF2 निकालना चाहता हूँ, तो मैं तुरंत लिख दूंगा M इंटू वाई, विड्थ ऑफ स्ट्रिप की वैल्यू क्या है, y के बराबर आ रही है, देखो आ रही कि नहीं आ रही, तो मैं यहाँ से एक और y लिख लिया, इंटू क्या चल रहा है dy और डिवाइड बाई INA। बहुत अच्छे, ये दोनों वैल्यू कॉन्स्टेंट, इनको बाहर निकालो, M अपॉन INO, और ये हो गया वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, ये 0 से स्टार्ट हो रही है, डिस्टेंस क्या है यहाँ 0, मैं तुरंत बोल दूंगा y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू कहाँ तक जा रहा है, 200 mm तक जा रहा है, और हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके 200 mm तक। क्लियर है ना, तो टोटल फोर्स आ जाएगा, और टोटल फोर्स अगर मुझे निकालना है F2, तो क्या मैं इंटीग्रेट कर दूँ, क्या M अपॉन INA तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, M अपॉन INA बाहर आ गए, इंटीग्रेशन किया 0 से लेके 200, और मैंने लिख दिया वाई स्क्वायर डी वाई। और इसकी वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ, M की वैल्यू 20 इंटू 10⁻⁶, अभी देखो 20 किलोन्यूटन मीटर है, ये लिख लिया। INA 1/12, विड्थ कितनी है 200, BD क्यूब होता है, डेप्थ कितनी है 400 का क्यूब। बहुत बढ़िया, INA की वैल्यू आ गई, इसका इंटीग्रेशन किया वाई क्यूब आएगा और डिवाइड बाई 3, और यहाँ पे लिमिट लग रही है 0 से लेके 200, y की जगह 200 रखेंगे, तो यहाँ से जो डायरेक्ट रिजल्ट आ रहा है वो मैं लिख दे रहा हूँ, कैलकुलेट करके चेक कर लेना एक बार। इसकी कैलकुलेशन करोगे, y की वैल्यू 200 रखोगे, तो ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी 50,000 न्यूटन। कितनी आएगी 50,000 न्यूटन। तो F2 हमारा आ जाएगा कितना 50 किलो न्यूटन। बहुत अच्छे, इधर देखते रहे ना, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट कि सर ये जो फोर्स आया है ये फोर्स कौन सा है, टेंसाइल है। सबसे पहली चीज़ तो हमसे क्वेश्चन में तो सिर्फ यही पूछा था कि टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स जो डेवलप हो रहे हैं हैच पोर्शन पे F1 और F2 वो बता दो। F1 हमने निकाल लिया 27, F2 निकाल लिया 50 किलो न्यूटन। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी, और मैं तुरंत लिख दूंगा F2 इक्वल टू कितना आ गया 50 किलो न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एरिया है हैच एरिया ट्रेंगुलर, ये 50 किलो न्यूटन क्या कर रहा होगा, बियर कर रहा होगा। इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स है ना, जो बेंडिंग मूवमेंट की वजह से इसने रजिस्ट किया इतना फोर्स। और ये वाला जो एरिया है ये 27 किलो न्यूटन रजिस्ट कर रहा होगा। अब मैं यहाँ सिग्निफिकेंस देखना चाहता हूँ कि आई क्रॉस सेक्शन टी क्रॉस सेक्शन हमारे लिए क्यों बेस्ट क्रॉस सेक्शन होते हैं। अभी पता चलेगा कि सर ऐसा कैसे बोल दिया। इधर देखना कि अगर मैं इतनी स्ट्रिप को अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ ड्रॉ करके, देखना क्या क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करके देखता हूँ तो यहाँ पे फोर्स देखो कितना रजिस्ट कर पा रहा है ये सेक्शन, क्लियर है ना।
यहाँ पे जो इतना मैंने हैच एरिया लिया वो इतना फोर्स रेजिस्ट कर पा रहा है 27 किलो न्यूटन। मीन्स सेम एरिया को मैं यहाँ पे ड्रॉ करके देखता हूँ तो कितना फोर्स रेजिस्ट कर पाएगा। बहुत से लोग तो बोल रहे होंगे सर 27 किलो न्यूटन ही कर पाएगा। देख लेते हैं ना, कैलकुलेट करके देखते हैं तब मजा आएगा। इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है? मजा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है? लाइक ठोक दो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, चीज़ों को मजा आने लगेगा। इधर देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, कि सर मैं इस एरिया को जो रेक्टेंगुलर ऊपर स्ट्रिप दिखाई दे रही है उस एरिया को मैं यहाँ पर ड्रॉ करना चाहता हूँ। देखो देख रहे, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, मजा आ जाएगा। कि सपोज दैट मैं एक स्ट्रिप ले रहा हूँ, सेम एरिया की स्ट्रिप, ये रेड से बना रहा हूँ, इसी को मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। लूप बना लिया, हेड। क्वेश्चन तो हमारा खत्म हो गया। अब मैं इसकी एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस हमने निकाले क्यों है ये फोर्सेज। इन फोर्सेज को निकाल के हमें समझना क्या है, वो चीज़ें देख रहे हैं। क्लियर है ना? इधर देखना कि मैंने बात की, अगर ये मैंने बोल दिया ये कितना 40 mm की वो ले ली डायमेंशन, 40 mm, बहुत अच्छे। यहाँ तक 0 थी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो फोर्स आ रहा होगा मैंने इसको नाम दे दिया कोई F3 फोर्स। कौन सा फोर्स? F3 फोर्स। इस F3 फोर्स को निकालना चाहता हूँ तो डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से निकाल दूँ क्योंकि इसकी स्ट्रिप क्या है, सेम है। इधर देखना, इस F3 फोर्स को निकालना चाहते हैं, देखते हैं कि हमें F3 फोर्स निकालना है। तो क्या मैं इस न्यूट्रल एक्सिस पे ये फॉर किसके लिए, हैच्ड एरिया 3, हैच्ड एरिया 3 के लिए पहले तो एक जो ये वाली जो फाइबर आ रही है ये तो बेंडिंग स्ट्रेस है। यहाँ पे तो बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, 0 है। सिग्मा बी क्या है यहाँ पे, 0, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो निकालने की जरूरत नहीं। इस पर मैं सिग्मा बी निकालूंगा, मीन्स सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस एट y इक्वल टू 40 mm निकालना है हमको। निकालना है कि नहीं निकालना, क्योंकि यहाँ पे जो फाइबर दिखाई दे रहा है ये 40 mm पे है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं निकालूंगा तो ये क्या होता है, सब जानते हैं कि ये हमको कैलकुलेट करना है कि सिग्मा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, y है। तो मैं लिख सकता हूँ सिग्मा बी एट y इक्वल टू 40 mm निकाल रहा हूँ, डिवाइडेड बाई हमको पता है सिग्मा बी टॉप की वैल्यू, सिग्मा बी टॉप, इस पे y की डिस्टेंस क्या है 40, टॉप पे कितना है 200, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या मैं सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस y इक्वल टू 40 mm हमें पता चल जाएगा कितना आएगा। सिग्मा बी टॉप कितना आ रहा था 15/4, कोई दिक्कत नहीं, 15/4 इनटू ये वैल्यू चल रही है 40 डिवाइड बाई 200, बहुत अच्छे। 4 से इसे चीर दो 10 बार, इसे चीर दो कितने बार, 20 बार, मजा आ गया, ठीक है। ये वैल्यू आ गई 15/20, 5 से इसे काटेंगे तो 3 कितने आ रही है, 4 आ रही है। कितना क्लियर है, 3/4 क्या आ गया, ये स्ट्रेस आ गया मेगा पास्कल में, बहुत अच्छे। कहने का मतलब इस फाइबर की स्ट्रेस, यहाँ पे जो फाइबर दिख रहा है इस फाइबर पे सिग्मा बी जो आया है कितना आया है 3/4, यहाँ पे 0 है। अब मैं वैल्यू निकाल दूंगा फोर्स की डायरेक्टली, मैं F3 निकाल रहा हूँ। इधर देखना F3 जो होगा वो क्या होगा, सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस एवरेज बता दो इस एरिया में, जो रेड वाला दिख रहा है इस एरिया में एवरेज स्ट्रेस बता दो, इनटू इसका एरिया बता दो और हमें फोर्स मिल जाएगा। और फोर्स मिलने के लिए नीचे वाली स्ट्रेस तो सबको दिखाई दे रही 0 है न्यूट्रल एक्सिस पे, प्लस यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो क्या है 3/4, बहुत बढ़िया। और इसका एवरेज निकालेंगे 2 हो जाएगा, और इनटू एरिया क्या है 40 × 200, सबको दिखाई दे रहा है। ये 40 की हाइट है इसकी और विड्थ कितनी है 200। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आ रहा है, इधर देखना 3y ये 4 से मल्टीप्लाई हो गए, 4 × 2 यहाँ लिख दो, इंटू 40 × 200। क्या इतना क्लियर है, 4 से इसे चीर दूँ 10 बार, 2 से इसे चीर दूँ कितने बार 100 बार। क्या इतना क्लियर है। और यहाँ से हमने देखा तो कितना आ रहा है 3000 न्यूटन, बहुत अच्छे। इसका मतलब ये हुआ कि ये F3 की वैल्यू इधर देखते रहना, ये कितनी 3 किलो न्यूटन आई सिर्फ। कब, अगर ये न्यूट्रल एक्सिस के पास मैं एरिया को ज़्यादा कंसंट्रेट करता हूँ। अब समझना चीज़ों को कि ये न्यूट्रल एक्सिस के पास अगर मैं सेम एरिया को कंसंट्रेट कर रहा हूँ तो ये सिर्फ 3 किलो न्यूटन बियर कर पा रहा है, इतना ही रजिस्ट कर पा रहा है। बट अगर इसी एरिया को मैं न्यूट्रल एक्सिस से दूर ले जा रहा हूं तो ये 27 किलो न्यूटन को रजिस्ट कर पा रहा है। इसका मतलब रेजिस्टेंस पावर कहां बढ़ रही है, जहां न्यूट्रल एक्सिस से एरिया को दूरी पे शिफ्ट करो। क्या आई सेक्शन और टी सेक्शन क्या ऐसे ही होते हैं, इधर देखना। क्या इतना क्लियर सबको, बिल्कुल क्लियर है। ये हमने कंक्लूजन देखा। अब मैं आई सेक्शन और टी सेक्शन को देखना चाहता हूं। ये F3 हमारा निकल के आ गया, मैं आई सेक्शन को ड्रॉ करूंगा। क्यों आई सेक्शन सबसे ज्यादा प्रेफरेंस माने जाते हैं, क्यों जितनी भी बीम दिखाई देती है वो आई सेक्शन की नजर आती है। क्लियर है ना, इधर देखना आई सेक्शन टी सेक्शन की बीम्स वो ज्यादा रजिस्ट करती है बेंडिंग स्ट्रेसेस को। कैसे, सर मैंने आई सेक्शन कुछ इस तरह का बनाया, ये आई सेक्शन है, सबको दिख रहा है। कितना क्लियर। अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका न्यूट्रल एक्सिस यहाँ होगा सेंट्रोइड में। अगर मैंने इस कंसंट्रेटेड एरिया को यहाँ ज़्यादा कर दिया होता तो ये रजिस्ट नहीं कर पाता।
क्लियर है ना, रजिस्ट नहीं कर पाता। क्या ये न्यूट्रल एक्सिस से जो हमारा एरिया है वो न्यूट्रल एक्सिस से दूरी पे ज़्यादा एरिया दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फोर्स ज़्यादा रजिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। इसीलिए आई सेक्शन और टी सेक्शन क्या किए जाते हैं, प्रेफर किए जाते हैं एज कंपेयर टू हमारे सर्कुलर वर्कुलर क्रॉस सेक्शन। क्लियर है ना। और सबसे बेकार क्रॉस सेक्शन क्या होता है, इधर देखना, सबसे बेकार क्रॉस सेक्शन हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि क्या है ये हमारा स्क्वायर क्रॉस सेक्शन विद डायगोनल्स आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। देखो न्यूट्रल एक्सिस है, ये न्यूट्रल एक्सिस के पास में ज़्यादा एरिया है, दूर में क्या है, कम एरिया है, तो इसीलिए इसकी रेजिस्टेंस हमने वहाँ पे भी प्रूव की थी। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इसकी क्या होती है, बहुत कम होती है। इससे अच्छा तो ये सिंपल यही होता है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन होता है कि नहीं होता, वहाँ पे भी प्रूव किया था। इसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ 41.4% कम होती है इसके कंपेयर में। क्या इतना क्लियर है, क्या इतना क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है। हमने ये क्वेश्चन इसीलिए लिया था ताकि हम इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ सकें कि आई क्रॉस सेक्शन का एरिया न्यूट्रल एक्सिस से ज़्यादा दूर क्यों रखा जाता है, मींस ज़्यादा एरिया न्यूट्रल एक्सिस से दूर क्यों रखा जाता है। ऐसे टी क्रॉस सेक्शन का भी ऊपर ज़्यादा क्यों रखा जाता है, क्लियर है ना, ताकि रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फोर्स रेजिस्टेंस फोर्स यहाँ पे ज़्यादा बियर करेगा एज कंपेयर टू न्यूट्रल एक्सिस के पास जो एरिया होगा। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट लिखा देता हूँ, बाकी सब यहाँ से प्रूव होके आए कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ सबको ये समझ आ गया होगा, क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ आ गया होगा, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ किसकी, कि अगर हमको सेम क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है तो उसके लिए कौन सा क्रॉस सेक्शन बेस्ट रहेगा जिसका सेक्शन मॉडुलस सबसे ज़्यादा हो। तो फॉर सेम क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहे हैं, इधर देखना, नोट करके लिख लेना, नोट कौन सा क्रॉस सेक्शन एरिया बेस्ट रहता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, कोई दिक्कत नहीं। कब है, जब मैं फर्स्ट केस ले रहा हूँ फॉर सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर सेम क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब हर एक बीम का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, बस हमने शेप चेंज की है। तो उसमें से सबसे बेस्ट शेप का कौन सा बीम माना जाता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा सेक्शन मॉडुलस की, तो सेक्शन मॉडुलस ऑफ ये जेड का सेक्शन मॉडुलस किसका, आई क्रॉस सेक्शन का सबसे बेस्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, सेक्शन मॉडुलस ऑफ टी क्रॉस सेक्शन। उसके बाद सेक्शन मॉडुलस ऑफ किसका, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, ये हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर, क्लियर है ना। उसके बाद जो सेक्शन मॉडुलस होगा किसका होगा, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का, ये स्क्वायर है। उसके बाद जो सेक्शन मॉडुलस होगा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, ये सर्कुलर सबको दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो सेक्शन मॉडुलस होगा वो किसका होगा, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन विद डायगोनल्स आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। मींस ये प्रेफरेंस होता है जब सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है, हर एक शेप के क्रॉस सेक्शन का एरिया सेम है, तब कौन सी बीम प्रेफरेंस में ली जाती है बेंडिंग के लिए। मींस फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की बात करें या फिर हम सेक्शन मॉडुलस की बात करें, तो सेक्शन मॉडुलस ऑफ आई का ज़्यादा होगा टी से, टी का ज़्यादा होगा रेक्टेंगुलर से, रेक्टेंगुलर का ज़्यादा होगा स्क्वायर से, स्क्वायर का ज़्यादा होगा सर्कुलर से, सर्कुलर का ज़्यादा होगा किससे, ये हमारा स्क्वायर क्रॉस सेक्शन विद डायगोनल्स आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। ये तो था हमारा सेक्शन मॉडुलस। अगर मैं बात करता हूँ मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मींस फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करता हूँ तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ सब जानते हैं क्या होती है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जिसे हम एम आर से बोल रहे थे, सब जानते हैं क्या होता है कि सिग्मा परमिसिबल बता दो मटेरियल का क्या है इनटू जेड एन ए बता दो। बहुत बढ़िया, यही था ना फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। इसका मतलब अगर मैं दूसरे केस में बात करता हूँ, दूसरे केस में सेकंड केस, फॉर सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, फॉर सेम क्रॉस सेक्शन एरिया एंड सेम मटेरियल, और अगर सेम मटेरियल है इसका मतलब सिग्मा परमिसिबल क्या होगा, कांस्टेंट होगा सबके लिए। सिग्मा परमिसिबल क्या होगा, सेम होगा। और सिग्मा परमिसिबल अगर सेम है तो एम आर जो है फ्लेक्सुरल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, जेड एन ए हो जाएगा। इसका मतलब यही सीक्वेंस फिर से आ जाएगा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, बिल्कुल आएगा। क्या मैं बोल सकता हूँ मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ किसका, आई क्रॉस सेक्शन का सबसे बढ़िया होगा। उसके बाद किसका होगा, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ किसका, टी क्रॉस सेक्शन। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसका होगा, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का, ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दिख रहा है सबको। उसके बाद मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसका होगा, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सर्कुलर एंड मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो लास्ट सबसे वाहियात है
क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। इतना क्लियर है। तीसरा पॉइंट देख रहा हूं कि अगर मैं बेंडिंग स्ट्रेस की बात करता हूं, बेंडिंग स्ट्रेस किसके केस में ज्यादा होगी, किसके केस में कम होगी? क्या हम जानते हैं बेंडिंग स्ट्रेस? इधर देखना, बेंडिंग स्ट्रेस की बात करता हूं, क्या है कि M/ZNA होती है, नहीं होती? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं हर एक बीम पे, ये आई सेक्शन के, टी सेक्शन, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर और स्क्वायर विद डायगोनल्स आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, जब ऐसी बीम्स पे मैं सेम बेंडिंग मूवमेंट लगाता हूं तो किसमें बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा आएगा? जिसमें सबसे कम क्या होगा? ZNA होगा। देखो, अगर मैं फॉर सेम बेंडिंग मूवमेंट की बात करता हूं, इधर देख लेना, क्या मिटा दूं इसको? बिल्कुल मिटा दूं। तीसरा पॉइंट, फॉर सेम क्रॉस सेक्शन एरिया एंड बेंडिंग मूवमेंट। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? थर्ड पॉइंट, फॉर सेम क्रॉस सेक्शन एरिया एंड बेंडिंग मूवमेंट। अगर बेंडिंग मूवमेंट क्या सेम है तो मैं तुरंत बोल दूंगा बेंडिंग स्ट्रेस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी? डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेक्शन मॉडुलस। तो जिसका सेक्शन मॉडुलस सबसे कम होगा उसमें सबसे बेंडिंग स्ट्रेस आएगी। क्या ये सीक्वेंस बिल्कुल उल्टा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं बोल सकता हूं बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू सबसे ज्यादा किस में होगी? इस वाले में सेक्शन में होगी, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन विद डायगोनल्स आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। उसके बाद बेंडिंग स्ट्रेस किस में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होगी? सर्कुलर में। उसके बाद बेंडिंग स्ट्रेस स्क्वायर, उसके बाद बेंडिंग स्ट्रेस रेक्टेंगुलर, उसके बाद बेंडिंग स्ट्रेस टी सेक्शन। उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, जो सीक्वेंस पहले था उसका जस्ट क्या कर दो? अपोजिट कर दो। उसके बाद बेंडिंग स्ट्रेस किस में होगी? आई सेक्शन में होगी। यहां तक सबको क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूं क्लियर है ना। इसका मतलब ये भी है जिसमें बेंडिंग स्ट्रेस सबसे ज्यादा होगी उसमें फेलियर ऑफ चांसेस भी सबसे ज्यादा ही होंगे, क्यों? यहां सबसे ज्यादा स्ट्रेस आएगी। स्ट्रेस आएगी मीन्स स्ट्रेस जितना ज्यादा आता है उतना ही जल्दी क्या होता है? फेलियर होता है। तो ये सबसे पहले फेल होगा, ये सबसे बाद में होगा। मीन्स इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है तो इसका मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी सबसे ज्यादा था। इसका क्या है? सेक्शन मॉडुलस भी सबसे ज्यादा था। क्या इतना क्लियर है? और ये था हमारा पॉइंट बेंडिंग स्ट्रेस से रिलेटेड। हमने सारे कंसेप्ट देख लिए, हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक बेंडिंग स्ट्रेस के सारे कंसेप्ट क्या कर लिए? ऑब्जर्व कर लिए। उम्मीद करता हूँ सबको चीजें क्या आई होंगी? पसंद आई होंगी। और वाकई में अगर पसंद आई है तो लाइक तो बनता है, लाइक के साथ साथ शेयर भी बनता है। तो जितना ज़्यादा चीज़ों को शेयर करोगे उतना ही मजा आएगा। अभी एक प्रॉब्लम आ रही है हमारे साथ कि ये बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है, बार बार चीज़ों को मिटानी पड़ रही है। क्लियर है ना? थोड़ा फाइनेंस का भी इशू चल रहा है, अभी कहीं पे कुछ चल नहीं रहा, सब लॉकडाउन चल रहा है तो फाइनेंस का भी इशू है, तो इसीलिए छोटे बोर्ड से ही काम चलाना पड़ेगा। फिर भी अगर बहुत से लोग अगर ये चाहते हैं कि नहीं सर बड़े बोर्ड का अरेंजमेंट करो, ये करो वो करो, तो मैं टेलीग्राम जो लिंक है, किसी के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी छोड़ दूंगा। उस पर किसी को अगर, मैं वैसे मांग नहीं रहा किसी से, पर अगर स्मूथली चीज़ें चलानी है, स्मूथली अगर चीज़ें चलानी है, थोड़ा सा बड़ा मैं बोर्ड एक्सपेंड कर दूं, या फिर डिजिटल बोर्ड का तो एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए हम डिजिटल बोर्ड अभी नहीं कर रहे हैं। बाकी चीज़ें ऐसे चल रही हैं, ऐसे ही चलने देंगे। तो थोड़ा सा अगर बोर्ड अगर एक्सपेंड करना है, तो किसी को अगर लग रहा है कि मैं चीज़ों को और इम्प्लीमेंट करूँ अपने एंड से, तो अगर कोई सपोर्ट कर सकता है अपने एंड से, कितना भी सपोर्ट कर सकता है, तो मैं गूगल पे का अपना नंबर दे दूंगा। उसमें जितना भी जो मर्जी जिसको लगता है कि हाँ क्लासेज और स्मूथली चलती रहे, तो मैं और चीज़ों को क्या करूँगा? इंप्लीमेंट कर दूंगा और मज़ा आएगा पढ़ने में। क्लियर है ना? अभी बहुत सारा टाइम तो इसी में वेस्ट हो जाता है कि बोर्ड मिटाना पड़ता है, उसके बाद चीज़ों को क्या है बार बार लिखना पड़ता है, और क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो बार बार वैल्यू लिखनी पड़ती है। तो हम थोड़ा सा चीज़ों को एक्सपेंड करेंगे, तो उसके लिए भी क्या है, थोड़ा सा सपोर्ट तो सबका चाहिए। क्लियर है ना? बाकी चीज़ें क्या है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। अगर देखा जाए तो यही चीज़ों के एक सब्जेक्ट के 3-3, 4-4 हज़ार रुपये लगते हैं, बट किसी से कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ मैं सिर्फ सब्जेक्ट सबको फ्री में पढ़ाऊंगा। पर ये सारी चीज़ें अरेंज करने के लिए थोड़ा सा वो लगता है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसकी वजह से कहीं से फाइनेंस का भी मैनेजमेंट हो नहीं पा रहा है। क्लियर है ना? तो इसीलिए अगर कोई चाह रहा हो तो वो कर सकता है, अदरवाइज़ किसी के साथ कोई भी फोर्सफुली नहीं है, किसी से कुछ भी ऐसा कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तुम्हारी कंफर्ट लेवल के लिए, तुम्हारे और अच्छे उसके लिए कंसेप्ट को समझाने के लिए थोड़ा सा चीज़ें क्या होनी चाहिए, थोड़ा सा स्मूथली चलें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी नहीं तो हमारा ये चल ही रहा है, इस पर तो चलता ही रहेगा, बस इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। हम चीज़ों को कम समय में ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकेंगे अगर बोर्ड क्या होगा, सिंपल एक ही बोर्ड पर अगर पढ़ा देंगे तो पूरा। ठीक है? इतना क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही बहुत है। उम्मीद करता हूँ सबको चीज़ें पसंद आई होंगी। इसी तरह पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो मैकेनिकल ट्यूटर, हमारे साथ जुड़े रहो। बोला सर क्या बोलते जा रहे हो? कोई बात नहीं, बोलते रहो, बोलने का पैसा ही नहीं लग रहा है, ना सुनने का पैसा है ना बोलने का पैसा है। आराम से पढ़ते रहो, मज़ा तो आ ही रहा है सबको। इसी तरह नोट्स बनाते रहो। और एक बार
क्या करो, जो भी लोग सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाते रहो, ताकि मैं नोट्स बनाने का PDF अपलोड करने का मेरा भी हेडेक क्या हो जाए, खत्म हो जाए। नहीं, मुझको फिर बनाना पड़ेगा तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होगा। इससे अच्छा है मैं तुम्हारे लिए एक आध सब्जेक्ट और एडिशनल स्टार्ट कर दूँगा। क्लियर है ना? तो बाकी जो पढ़ने में सिंसियर हैं वो नोट्स बनाते रहो। नोट्स बनाने के बाद लास्ट में जब सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद मुझे पूरा PDF का नोट्स क्या करना, एक बार सेंड कर देना, मेरे व्हाट्सएप पर कर देना, या फिर मैं email ID दे दूँगा, पर्सनली मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, वहाँ पर सेंड कर देना, ताकि मैं उन चीज़ों को शेयर कर सकूँ। क्लियर है ना? मैं यही चीज़ों का मैं नोट्स बनाऊँगा बैठ के, तो क्या टाइम वेस्टेज है ना? उसमें तुम्हारा एक एडिशनल सब्जेक्ट हो जाएगा, जैसा कि सब लोग डिमांड कर रहे हैं कि सर कोई बोलता है थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ा दो, कोई बोलता है थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा दो, कोई बोलता है इंजीनियर मैकेनिक्स स्टार्ट करो, कोई बोलता है सर रीजनिंग एप्टीट्यूड पढ़ा दो। तो सब कुछ तो नहीं पढ़ा सकते, बट हाँ मैं ये जरूर वादा करता हूँ कि एट द एंड के लास्ट मूवमेंट तक हम सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। धीमे धीमे पढ़ते रहो, इसी तरह से फ्लो हमारा क्या बढ़ता जा रहा है। देखा होगा हमने लेक्चर का टाइम भी क्या थोड़ा सा इंप्लीमेंट कर दिया है, बढ़ा दिया है। पहले 30-40 मिनट के लेक्चर आते थे, 50 मिनट, 55 मिनट, 100 मिनट, ऐसे करते करते हम क्या है बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी तरह से क्या है, जुड़े रहो, चीज़ों को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। क्लियर है ना? मुझे मोटिवेशन तभी मिलता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उसी से मोटिवेशन मिलेगा और कुछ नहीं। क्लियर है ना? जितना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा उतना ही तुम्हारा फायदा है। कहते ना? क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही बहुत है। बाकी का जो भी कॉन्टैक्ट करना चाहता है फेसबुक से कांटेक्ट कर सकता है, इंस्टाग्राम से कर सकता है, और मैंने टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, वहाँ से कर सकते हो। पर्सनल कांटेक्ट भी किसी को चाहिए तो वहाँ से मुझसे मांग सकते हो, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे भी कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, किसी को अगर थोड़ी बहुत हेल्प करनी हो पैसे वैसे की तो वो भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? किसी से कोई ऐसे फीस नहीं मैंने कंडक्ट कराई है कि हाँ इतने रुपये मुझे दो तभी मैं पढ़ाऊँगा। क्लियर है ना? बाकी की चीज़ें क्या है स्मूथली चलेंगी। जिसको अगर लग रहा हो कि कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। क्या इतना क्लियर है? आज के लिए इतना ही बहुत है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सुबह 9 बजे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के साथ। मज़ा आने वाला है, दूसरा सब्जेक्ट भी स्टार्ट होने वाला है, तो तैयार रहो, बी प्रिपेयर फॉर दैट। क्लियर है ना? तो थैंक यू।